everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and this is a new way of teaching that I am trying today. आज की वीडियो देखने के बाद make sure you put down in the comment section कि आपको वो कौन सा वे है टीचिंग का जो सबसे ज़्यादा comfortable और interactive लगता है. Then I'll try and make videos in that manner only. Is it this way that I am recording today, just the audio and writing on the whiteboard, or is it the way जहाँ पे writing on whiteboard along with वीडियो था छोटा सा इस सर्कल में यहाँ पे, जैसे आपने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 में देखा होगा, और इज़ इट द टीचिंग ऑन द वाइट बोर्ड, जो पूरा फिजिकल वाइट बोर्ड होता है उस पर टीचिंग आपको ज़्यादा इंटरैक्टिव लगता है, या फिर जो पीपीटी मेथड था वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. सो जस्ट लेट मी नो विच इज़ द मेथड दैट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन. आई नीड योर लिटिल हेल्प ऑन दिस. ओके, चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 के साथ. यू ऑल नो दैट दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़ जहाँ पे हम आपकी सिसरेली की बुक को कवर कर रहे हैं. तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजी की फील्ड, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, गोल्स क्या है साइकोलॉजी के, ठीक है, हमने बात की है हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की. सारे टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. Now in today's video we will be taking our chapter 1 forward and hopefully आज हम लोग आपके chapter 1 को cover कर लेंगे. ठीक है. सो एज यू ऑल नो, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की हुई है कि साइकोलॉजी क्या है. इट इज़ अ साइंटिफिक फील्ड, है ना, एक साइंटिफिक स्टडी है दो चीज़ों की, विच इज़ योर ह्यूमन बिहेवियर एंड योर मेंटल प्रोसेसेस. इन दोनों चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी है. नाउ व्हेन आई से दैट साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. अब वो जो मैं रिसर्च कंडक्ट करूँगी साइकोलॉजी की फील्ड में, उस रिसर्च को कंडक्ट करने में मुझे डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, इज़न्ट इट. कल की वीडियो में देखा था ना रिसर्च के डिफरेंट प्रोसेसेस. तो जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको टेस्ट करने के लिए आई नीड टू कलेक्ट द डेटा. एंड टू कलेक्ट डेटा देयर कैन बी डिफरेंट वेज और डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट आई कैन कलेक्ट डेटा और इन विच आई कैन कैरी आउट माई रिसर्च. ईदर आई कैन यूज़ द डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ठीक है, जो आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम एक्सपेरिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए, राइट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज डिफरेंट मेथड्स. अब चाहे वो डिस्क्रिप्टिव मेथड हो या एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, दे फॉल अंडर अ कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन अ फ्रेश थिंग, इन अ फ्रेश मैनर. तो आपकी जो रिसर्च होती है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी रिसर्च क्या होता है, कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रिसर्च आपकी ब्रॉडली दो तरीक़ों की हो सकती है. ईदर इट कैन बी क्वांटिटेटिव और योर रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर. ठीक है, ये दोनों तरीक़ों की हो सकती है. When I say quantitative research, that means I am dealing with numbers. मैं numbers के साथ डील कर रही हूँ, मैं एक ऐसे डेटा सेट के साथ डील कर रही हूँ जो नेचर में न्यूमेरिकल है. तो जो रिसर्च क्वांटिटेटिव है नेचर में, नेचुरली उस रिसर्च में कलेक्ट हुए डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे स्टेटिस्टिक्स यूज़ करनी पड़ेगी. Statistical procedures like correlation, t-test, ANOVA, MANOVA, all of these procedures, इनके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं. यू कैन गो अहेड ऑन द स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट एंड वॉच देम. ऑन द अदर हैंड जो दूसरी टाइप की रिसर्च होती है वो होती है क्वालिटेटिव. ना क्वालिटेटिव में हमारे पास सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो वो इंसान जो मुझे बता रहा है इंटरव्यू में, आई कैन नॉट क्वान्टिफाई इट. मैं उस इंटरव्यू के शब्दों को नंबर्स में तो नहीं डाल सकती हूँ, है ना. वो जो भी इंडिविजुअल ने मुझे बताया है दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. सो क्वालिटेटिव डेटा इज़ विच इज़ नॉट डीलिंग विद नंबर्स एंड विच इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर. सो हमारी रिसर्च इन दोनों तरीक़ों की हो सकती है. Now when I said that we have descriptive methods of research, we also have experimental research, तो ये जो दोनों टाइप के रिसर्चेस हैं, whether descriptive और experimental, वो दोनों हमारे quantitative research होंगे. ठीक है, so descriptive research methods as well as your experiments,
बोथ ऑफ देम आर क्वांटिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिप्टिव मेथड्स की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड का एक टाइप हो सकता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज कि जो नेचर में नेचुरली हो रहा है वहाँ पे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके आऊँ एज अ रिसर्चर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मे बी मुझे क्लासरूम इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है कि क्लासरूम में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं और टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है क्लासरूम में। सो व्हाट आई विल डू, नेचुरली जो एक क्लासरूम है, मे बी मैं किसी भी स्कूल में चली जाऊंगी एंड उस स्कूल में से एक क्लासरूम को बाहर खिड़की से खड़े होकर ऑब्जर्व करूंगी। दैट इज आर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वेयर इन आई एम नॉट इंटरवीनिंग। मैंने वो क्लासरूम आर्टिफिशियली नहीं बनाया है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जो वहाँ पे बच्चे और टीचर हैं उनका नेचुरली एक बॉन्ड है काफ़ी पहले से, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एज इट शुड हैपन। ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसकी मदद से मैं अपना डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। Another type of observation that can be there is laboratory observation. Now laboratory observation में क्या होता है? Laboratory observation is absolutely opposite of naturalistic observation. यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगी लैब में ताकि मैं अपने डेटा को कलेक्ट कर सकूँ। सो कंसिडरिंग द सेम एग्जाम्पल क्लासरूम वाला जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ एज अ रिसर्चर टीचर स्टूडेंट रिलेशन को स्टडी करने में। सो नाउ आई विल नॉट गो टू अ स्कूल एंड ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, रादर मेरी जो खुद की एक लैब है साइकोलॉजी की, उसी को मैं एक क्लासरूम सेटअप में कन्वर्ट कर दूंगी। मे बी एक बोर्ड लगा दूंगी, कुछ चेयर्स रख दूंगी और कुछ वॉलंटियर्स बुलाऊंगी, सम वॉलंटियर्स हु आर स्टूडेंट्स एंड सम वॉलंटियर्स हु आर टीचर्स, एंड देन आई विल स्टडी their रिलेशन। सो लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इज मच आर्टिफिशियल इन नेचर इफ यू कैन ऑब्जर्व, है ना। यहाँ पे बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें हो रही हैं विच आर नॉट नेचुरल इन नेचर। सो ये दो टाइप की आपकी रिसर्च हुई। एक आपकी डेटा कलेक्ट हो सकता है नेचुरल तरीके से, और एक हो सकता है आपका आर्टिफिशियल तरीके से जहाँ पे हम लैब में रिसर्च कर रहे हैं। अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कुड बी योर केस स्टडीज़। नाउ केस स्टडीज़ में क्या होता है, आई एम फोकसिंग ऑन वन सिंगल ग्रुप और वन सिंगल इंडिविजुअल, और उन लोगों को मैं होलिस्टिकली स्टडी कर रही हूँ, कंप्लीटली स्टडी कर रही हूँ। सो मैं बहुत सारे बच्चों में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मे बी सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ 4 चिल्ड्रन और उनका रिलेशन विद दैट टीचर में, या फिर ओनली वन चाइल्ड इन दैट क्लास एंड देयर रिलेशन विद द टीचर। मैं सिर्फ उस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें क्या होगा, वो एक केस स्टडी बन जाएगी। वाई? बिकॉज वो जो एक बच्चे के बारे में मैं पढ़ रही हूँ, एक बच्चे को मैं कंप्लीटली स्टडी करूँगी। वो उसका बिहेवियर स्कूल में कैसा है, उसका बिहेवियर घर पर कैसा है, उनका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है। सो द स्टडी वुड बी होलिस्टिक इन नेचर, यानी कि होल और कंप्लीट वे में स्टडी होने वाली है यहाँ पे। सो दैट इज़ योर केस स्टडी। एंड अनदर वेरी वेरी कॉमन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज़ योर सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चनर्स देखे होंगे काफ़ी बारी, साइकोलॉजी के क्वेश्चनर्स होते हैं ना, हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बांटते रहते हैं लोगों को कि प्लीज़ फिल कर दो, वी नीड डेटा फॉर आर रिसर्च एंड स्टफ। सो सर्वे इज जहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं एंड वी जस्ट हैंड आउट दैट पर्टिकुलर सर्वे टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे फिल their responses and give the survey back to us. ठीक है, this is as simple as it can be. Okay, so these are some of the methods that are the descriptive methods. हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा naturalistic observation हो सकती है, laboratory observation हो सकती है, case studies हो सकते हैं और surveys हो सकते हैं। अब एक और important concept है जो observation से ही related है। ठीक है, नाउ वेदर आई एम कलेक्टिंग डेटा वाया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और वेदर आई एम कलेक्टिंग डेटा वाया लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, दोनों में एक तरीके का बायस आ सकता है कभी ना कभी। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ बायसेस इन फैक्ट। वन इज नोन एज योर ऑब्जर्वर बायस। ठीक है, एक होता है आपका ऑब्जर्वर बायस और एक होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। So these are the 2 things that can happen which are negative in nature. कोई भी रिसर्चर नहीं चाहेगा कि ऑब्जर्वर बायस या ऑब्जर्वर इफेक्ट उसकी स्टडी या उसकी रिसर्च को रिजल्ट्स को हैम्पर करे। Now why so? Because ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, it is you can write it down along with me, आपके नोट्स बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्वर बायस इज टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर्स
टू सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी। ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं ना कि आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो ऑब्जर्वर बायस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो ऑब्जर्वर है, मे बी जो रिसर्चर गया है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करने या लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन करने, वो सिर्फ वही चीज़ देख रहा है जो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे देखनी चाहिए। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कल की वीडियो में कि हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, जो कि क्या होती है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। तो उस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग क्या है, आंसर तो दे देते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और चिल्ड्रन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है टीचर क्या बोल रही है उसका। नाउ इफ आई एम इंडल्जिंग इन ऑब्जर्वर बायस, तो होगा क्या कि मैं एज एन ऑब्जर्वर, चाहे टीचर ने कुछ बोला हो नॉर्मल सेंस में भी, मैं उस चीज़ को ऐसे ही देखूंगी एज इफ बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जो टीचर ने बोला। वाई? बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी दैट थिंग। सो ऑब्जर्वर बायस में ऑब्जर्वर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो इंटरफेयर कर जाते हैं विद देयर ऑब्जर्वेशन। अनदर थिंग इज योर ऑब्जर्वर इफेक्ट। ना ऑब्जर्वर इफेक्ट में क्या होता है कि जो हम लोग होते हैं, वी माइट बिहेव डिफरेंटली जब हमें ये पता हो कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, सो पीपल दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो ये तो हमारे साथ भी होता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे कभी कभी स्कूल्स में ऐसा होता था ना कि टीचर पढ़ा रही है एंड सडनली प्रिंसिपल आके बैठ जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। सो वी एज स्टूडेंट्स ऑल्सो बिहेव वेरी नाइसली, ओबीडियंटली, बिल्कुल शोर नहीं मचाते, चुपचाप एकदम गुड बच्चों की तरह बैठे रहते हैं। रादर नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सिनेरियो में क्या ऐसा होता है? नहीं होता। टीचर हमें चुप कराते कराते थक जाती है। ठीक है, सारे जो टीचर्स होते हैं वो हमसे परेशान होते हैं कि प्लीज़ मेंटेन साइलेंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट यहाँ पे ऑब्जर्वर इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, दैट वी एज चिल्ड्रन वी बिहेव्ड इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर, बिकॉज हमें पता था कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे केस में जो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स होंगे वो तो बड़े डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे दैन व्हाट वाज सपोज टू बी देयर। सो दैट इज वाई जो रिजल्ट्स है रिसर्च के, दे कैन बी कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ ईदर ऑब्जर्वर बायस और ऑब्जर्वर इफेक्ट, दोनों ही रीजन से। ओके, सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अभी तक हमने बात की है हमारे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स की। नाउ वील टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ वे इन विच वी कैन कलेक्ट आर डेटा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव बीन डूइंग सिंस आवर चाइल्डहुड। कुछ ना कुछ चीज़ इधर उधर से करके हम देखते रहते हैं कि क्या चीज़ कैसे चलती है, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। So in simple terms, an experiment is basically a cause and effect relation. ठीक है, तो cause and effect relationship को हम experiment बोलते हैं। experiment conduct करने के लिए हमारे पास variables होते हैं। What is a variable? Variable is anything that varies. ठीक है, तो लाइट है अगर, तो लाइट को मैं एक वेरिएबल मान सकती हूँ, क्योंकि लाइट वेरी कर सकती है। कभी डिम लाइट हो सकती है, कभी ब्राइट लाइट हो सकती है, कभी एवरेज लाइट हो सकती है। इट कैन वेरी इन नेचर। सो लाइट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल। और एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, इन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हम वेरिएबल्स के बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर पाएँ। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास एक तरीके का वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक्सपेरिमेंटर, हु इज एन एक्सपेरिमेंटर, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल जो डायरेक्टली मैनिपुलेट हो रहा है बाय द एक्सपेरिमेंटर। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस फॉर राइटिंग ओवर हियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रिसर्च कंडक्ट करनी है जहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि लाइटिंग कंडीशंस का बच्चों के टेस्ट स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चों को मैं डिम लाइट में बिठा के टेस्ट दिलवाऊँ और कुछ बच्चों को मैं ब्राइट लाइट में बिठा के टेस्ट दिलवाऊँ, तो क्या कोई
इम्पैक्ट पड़ेगा उनके टेस्ट के स्कोर में, टेस्ट के मार्क्स में, क्या कोई रिलेशन है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट आई वांट टू डू. सो ओवर हियर जो हमारा वेरिएबल है जिसको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ वो क्या है? एब्सोल्युटली वो है लाइट. लाइट क्यों है? बिकॉज लाइट को मैं कभी डिम कर रही हूँ, कभी मैं ब्राइट कर रही हूँ. सो आई एम मैनिपुलेटिंग दिस वेरिएबल. देयरफॉर लाइट हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड यहाँ पे मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट किस चीज़ पे देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ बच्चों के टेस्ट स्कोर्स पे. सो देयरफॉर टेस्ट स्कोर विल बी माय डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे मैं लाइट यानी कि IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट देख रही हूँ. So this is the difference between independent variable and dependent variable. And experiment क्या है कि इन दो variables के बीच में मैं cause and effect relation establish करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अगर dim light होगी तो score कम आएगा या अगर bright light होगी तो score ज़्यादा आएगा. What is the cause and effect relation between the IV and the DV? So experiment is all about creating this cause and effect relationship, finding this relationship between your independent variables and your dependent variables. Alright, अब एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड दो चीज़ें और हैं जो हमें समझनी है. दो तरीकों की ग्रुप्स हो सकती हैं हमारी एक्सपेरिमेंट में. वन कैन बी योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अनदर टाइप ऑफ ग्रुप दैट वी कैन हैव इज़ योर कंट्रोल ग्रुप. सो ये जो दो टाइप्स की ग्रुप हमारे एक्सपेरिमेंट्स में होती हैं ये समझ लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारी वो ग्रुप होती है जिसके अंडर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स को एक्सपोज किया जाता है या सब्जेक्ट किया जाता है टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन. तो हमारा जो हम अभी तक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? लाइट्स था, जिसको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ कभी डिम लाइट में कभी ब्राइट लाइट में, है ना. सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन पार्टिसिपेंट्स को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टूवर्ड्स एक्सपोज करूँगी या सब्जेक्ट करूँगी. I will either make the participants sit in dim light or I will make them sit in bright light while they are giving their test. Now एक और तरीके की ग्रुप होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है whenever we are doing a research, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप. तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को आई एम नॉट एक्सपोजिंग देम टू द IV, यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द IV, रैदर उनको एक प्लेसिबो ट्रीटमेंट दी जाती है. सो व्हाट डज दिस मीन कि प्लेसिबो ट्रीटमेंट दी जाती है? कंट्रोल ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनको ना ही डिम लाइट में बिठाऊंगी ना ही ब्राइट लाइट में बिठाऊंगी, मैं उनको एक नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में बिठा दूंगी. अब नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो था नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट मैनिपुलेटिंग द लाइट इनटू नॉर्मल थिंग, आई वॉज ओनली मैनिपुलेटिंग इट इनटू ईदर एक्सट्रीमली डिम और एक्सट्रीमली ब्राइट. तो पार्टिसिपेंट्स जो मेरे कंट्रोल ग्रुप में हैं उसमें मैं उनको IV नहीं दूंगी, रैदर मैं उनको एक नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में बिठा दूंगी. वाई? बिकॉज ताकि मैं ये श्योर हो जाऊं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस का कुछ अलग ही इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, डिम और ब्राइट से भी अलग. सो इन ऑर्डर टू बी श्योर अबाउट दैट थिंग या इन ऑर्डर टू बी श्योर अबाउट माई रिजल्ट्स कि डिम और ब्राइट लाइट के मैनिपुलेशन से जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एकदम सही है, इस वजह से हम लोग कंट्रोल ग्रुप भी रखते हैं ताकि हम श्योर हो पाएँ कि हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ट्रू हैं और वो बाय चांस नहीं आए हैं. नाउ व्हाट इज दिस टर्म नोन एज प्लेसिबो दैट इज समटाइम्स गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप. प्लेसिबो का बेसिक सिंपल अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी इस वजह से वो रो रहा है, एंड व्हाट आई डू इज़ आई टेल कि बच्चा कुछ नहीं होगा, ये लो ये दवाई है, इस दवाई को खा के यू विल बी ऑल राइट इन जस्ट 1 मिनट. और मैं वो दवाई बच्चे को दे देती हूँ, दवाई बच्चा ले लेता है एंड द चाइल्ड फील्स वेरी एनर्जेटिक कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है ना, एवरीथिंग इज़ गुड. बट इन फैक्ट वो जो दवाई मैंने बच्चे को दी थी इट वॉज नथिंग बट अ टॉफ़ी, ठीक है, वो एक टॉफ़ी थी. सो दैट इज़ नोन एज प्लेसिबो कि मैं झूठा मूठा कुछ भी एक इंसान को दे दूं एंड बिकॉज उस इंसान के अंदर ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है कि ये चीज़ लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, सो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है. दैट इज़ योर प्लेसिबो. ठीक है, सो प्लेसिबो की आप एक डेफिनेशन लिख लो, इट विल रियली हेल्प यू लाइफ लॉन्ग. प्लेसिबो इज़ अ फिनोमिनन इन विच, ठीक है, अ फिनोमिनन इन विच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्लेसिबो क्या है? फिनोमिनन इन विच एक्सपेक्टेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी और इन एन एक्सपेरिमेंट कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर.
ऑल राइट, सो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, उस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखोगे, यू विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट प्लेसीबो मीन्स. प्लेसीबो इज बिकॉज मैंने बच्चे को टॉफ़ी दे दी, उसके मन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा दिया कि भाई इस टॉफ़ी से तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा. सो उनके मन के एक्सपेक्टेशन ने उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया एंड दे एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल गुड. और जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि वो तो सिर्फ एक टॉफ़ी थी, उसके खाने से कुछ नहीं होता. सो दैट इज़ अ प्लेसीबो इफेक्ट. कभी कभी कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को एक प्लेसीबो भी दिया जाता है सो दैट हम ये समझ पाएँ कि सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस का क्या रिजल्ट निकल सकता है हमारी रिसर्च के अंदर. सो दिस इज अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. हम लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में. प्लेसीबो इफेक्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस जो पार्टिसिपेंट्स की हैं वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, अब ये जो प्लेसीबो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता हमारे रिसर्च के लिए, क्योंकि अगर जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होने लग गए अपनी एक्सपेक्टेशन से, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. सो समथिंग दैट वी कैन डू इन दिस केस इज डूइंग ईदर अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डूइंग अ डबल ब्लाइंड स्टडी. तो ये दो टाइप्स की स्टडी होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड स्टडी. व्हाट आर दे? A lot of times they have come into your MCQs of MA entrances as well as UGC NET. ठीक है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के या फिर जो सब्जेक्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उनको नहीं पता होता वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप. तो इससे क्या होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे. अगर मैं पार्टिसिपेंट को पहले ही बता दूंगी कि भाई आप तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट हो और आपके ऊपर कोई तो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, सो दे विल नॉट बिहेव इन अ नॉर्मल मैनर. उनके मन के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहेंगे उनको. या अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि आप तो कंट्रोल ग्रुप के पार्ट हैं और आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और सब नॉर्मल चीज़ होंगी, तो भी उनके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ प्लेसीबो इफेक्ट वी कैरी आउट सिंगल ब्लाइंड स्टडी, जहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं पता होता कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट हैं या कंट्रोल ग्रुप के पार्ट हैं. ठीक है, वाई आर वी डूइंग सिंगल ब्लाइंड स्टडी? टू कॉम्बैट योर प्लेसीबो इफेक्ट, प्लेसीबो इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए. अब डबल ब्लाइंड स्टडी भी एक चीज़ होती है. डबल ब्लाइंड स्टडी हम क्यों करते हैं? हम डबल ब्लाइंड स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट से डील करने के लिए. अब भाई ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट क्या है? प्लेसीबो इफेक्ट तो समझ आ गया था कि जो पार्टिसिपेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है. एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशन अनइंटेंशनली जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर देती है. ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटर ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि जो मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ब्राइट लाइट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे, तो मे बी उस एक्सपेरिमेंटर का जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट हो जाए, वो जाके ब्राइट लाइट वाले जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, उनके टेस्ट में उनकी मदद करने लग जाए, जस्ट सो दैट उसके रिजल्ट्स वही आए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो उस एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट के साथ डील करने के लिए हम डबल ब्लाइंड स्टडी करते हैं. डबल ब्लाइंड स्टडी में दो चीज़ें होती हैं. व्हाट आर दोज टू थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट्स को नहीं पता होता कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है. एंड सेकेंड थिंग, एक्सपेरिमेंटर को भी नहीं पता होता कि उनके सब्जेक्ट्स कौन से ग्रुप में है. ठीक है, सो द चांस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर एक्टिंग ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस और गोइंग एंड हेल्पिंग द पार्टिसिपेंट्स डिक्रीजेस. ठीक है, तो ना ही सब्जेक्ट्स को पता वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्ट है या कंट्रोल ग्रुप के पार्ट है, और ना ही एक्सपेरिमेंटर को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से ग्रुप का पार्ट है. ऑल राइट, नाउ अ सिंपल सा क्वेश्चन दैट विल अराइज इन अ लॉट ऑफ योर माइंड इज कि फिर एक्सपेरिमेंट करेगा कौन अगर एक्सपेरिमेंटर को ही नहीं पता. सो इन दीज केसेस अ थर्ड पर्सन इज हायर्ड, जिसको एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दे दी जाती है, एंड अ थर्ड पर्सन इज हायर्ड टू एक्चुअली कैरी आउट ऑल द प्रोसेसेस. ठीक है, तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी जहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं पता कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट है या कंट्रोल ग्रुप का. डबल ब्लाइंड स्टडी जहाँ पे ना ही सब्जेक्ट को पता है ना ही एक्सपेरिमेंटर को पता है दैट हु इज अ पार्ट ऑफ विच ग्रुप. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिसकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. Now we will talk about a very small topic that is known as correlation.
कोरिलेशन के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ. इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस इन वेरी वेरी डिटेल, एकदम स्टैटिस्टिक्स के बराबर का, देन यू कैन वॉच आउट दोज वीडियोस. सो कोरिलेशन क्या है? सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस मेथड. जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है ना, उस डेटा को एनालाइज करने का एक तरीका है कोरिलेशन, एंड इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड. हम लोग इसे स्टैट्स में यूज़ करते हैं. इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एनालाइजिंग द डेटा. सो स्टैटिस्टिकल मेथड है तो जाहिर सी बात है जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए नेचर में, तभी कोरिलेशन यूज़ कर पाएंगे उसके ऊपर. सो कोरिलेशन इज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू मेजर द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. कोई भी जो दो वेरिएबल्स है मेरे पास, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं वो मेजर करने की कोशिश करती हूँ कोरिलेशन में. तो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया यूसेज, ठीक है, सोशल मीडिया यूसेज एंड अटेंशन स्पैन ऑफ टीनेजर्स, ये दो वेरिएबल है मेरे पास, और मुझे ये जानना है कि क्या इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो फॉर दैट आई विल कंडक्ट अ रिसर्च, आई विल कलेक्ट माई डेटा, चाहे क्वेश्चनर के मेथड्स या कैसे भी मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, और उस डेटा को एनालाइज करूँगी मैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन मेथड. कोरिलेशन की टेक्निक से मैं एनालाइज करूँगी और ये जानूँगी कि मेरे वेरिएबल 1 सोशल मीडिया एंड वेरिएबल 2 अटेंशन स्पैन में वेदर देयर इज़ एनी रिलेशन और नॉट. इफ़ यू नोटिस ओवर हियर केयरफुली, एक्सपेरिमेंट्स में तो हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे देयर इज़ नो मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल. सिंपली सोशल मीडिया यूसेज है और अटेंशन स्पैन है, मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है. तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो देखने के लिए वी यूज़ कोरिलेशन. अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैथ्स में तो एक सिंबल होता है ना रिप्रेजेंट करने के लिए. सिमिलरली कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आर. ठीक है, तो वेर एवर आर इज रिटन इन साइकोलॉजी और इन स्टेटिस्टिक्स, इट मीन्स कि हम कोरिलेशन को रेफर कर रहे हैं. सो आर बेसिकली वो नंबर होगा, वॉट एवर इट इज़, जो भी डेटा कलेक्ट करने के बाद आता है. आर वो नंबर होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप में क्या स्ट्रेंथ है उस रिलेशनशिप की और क्या डायरेक्शन है उस रिलेशनशिप की. नाउ व्हेन आई से क्या डायरेक्शन है, आई बेसिकली मीन कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो क्या दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है या उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया यूसेज एंड अटेंशन स्पैन, ठीक है, दीज आर द टू वेरिएबल्स, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. सो इफ आई से कि आर इनके केस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. दैट मीन्स एज द सोशल मीडिया यूज इंक्रीजेस the attention span also increases, या as the social media use decreases the attention span also decreases. And on the contrary if I say R is negative, यानी कि एक नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है इन दो वेरिएबल्स के बीच में. अबव इट वाज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है. सो इफ आई से एक नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है V1 एंड V2 में, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब यानी कि अगर सोशल मीडिया यूज इंक्रीज होता है तो अटेंशन स्पैन रेड्यूस होता है, या फिर अगर सोशल मीडिया यूसेज रेड्यूस होता है तो अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है. एंड सिमिलरली आर कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0. आर 0 का मतलब होगा कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में भाई कोई कोरिलेशन नहीं है, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलने लगूँ कि अ पर्सन हु डांसेस वेरी वेल इज लाइकली टू स्कोर हाई मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो ये तो बड़ी अटपटी सी बात हो गई. डांसिंग और मैथमेटिक्स में स्कोर करने में बड़ा ही अंतर है. सो कोरिलेशन विल बी 0 इन दैट केस. ठीक है, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशंस, नेगेटिव कोरिलेशन एंड कोरिलेशन इन जनरल. अब एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो R है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, इसकी रेंज होती है +1 to -1, यानी कि R की वैल्यू ना तो +1 से बड़ी हो सकती है, यानी कि +1.1 नहीं हो सकती, +5 नहीं हो सकती, ना ही -1 से आगे हो सकती है. ठीक है,
सो -1.1 भी नहीं हो सकती. द वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज बी बिटवीन +1, -1 और 0 इन बिटवीन. ठीक है, तो इसी के अराउंड वैल्यू होगी. और अगर वैल्यू आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की समवेयर अबाउट 0.9 आता है, दैट मीन्स द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. और समवेयर अराउंड 0.2 और 0.3 आता है, दैट मीन्स द कोरिलेशन इज वेरी वेरी वीक. हो सकता है उन वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप हो ही ना. सो दिस इज अबाउट योर कोरिलेशन बिट. सो अभी तक हमने बात की है मोस्टली अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्चेस. फिर एक और तरीके की रिसर्च होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको हम बोलते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में वी आर डीलिंग विद सब्जेक्टिव डेटा. तो हम लोग अब न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील ना करके सब्जेक्टिव डेटा के साथ डील कर रहे हैं. एक ऐसे डेटा के साथ डील कर रहे हैं जिसमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और हम एक इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. Now because qualitative research और qualitative data are subjective in nature, तो हम इस टाइप के रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते. What do we mean by generalization? Generalization का मतलब ये होता है कि आपने जो भी रिसर्च करी है उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं. अब जो रिसर्च की है वो तो आपने कुछ थोड़े से लोगों पे की होगी, है ना, बट जो रिजल्ट से आप जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, उस थोड़े से रिजल्ट को आप ये बताने की कोशिश करोगे कि वो जो थोड़े से टीनेजर्स पे आपने स्टडी की थी वो स्टडी सारे के सारे टीनेजर्स पे एप्लीकेबल है. दैट इज जनरलाइजेशन, जब आप अपनी पूरी पॉपुलेशन पे वो रिजल्ट डालने की कोशिश करते हो. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो जनरलाइजेशन हो सकती है बिकॉज आई एम डीलिंग विद नंबर्स, आई एम डीलिंग विद न्यूमेरिकल डेटा. पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें मैं सब्जेक्टिव डेटा के साथ डील करी हूँ. तो जैसा एक इंडिविजुअल फील करता है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंडिविजुअल भी वैसा ही फील करे. देयरफॉर इन केस ऑफ दीज टाइप ऑफ रिसर्चेस द जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, बट इनकी अपनी खुद की ही वैल्यू है, खुद की ही इंपॉर्टेंस है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च बिट दैट वाज देयर इन योर चैप्टर नंबर 1. अब हम एक और छोटा सा बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आपके इस चैप्टर का. दैट इज़ योर एथिक्स. कि जब भी हम कोई रिसर्च कैरी आउट करते हैं साइकोलॉजी में, उसमें कुछ एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. कुछ ये लीगल चीज़ें नहीं है, कोई लॉ अबाइडिंग नहीं हो आप. अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप यू विल नॉट गो बिहाइंड द बार्स, बट दिस इज समथिंग विच इज़ एथिकल इन नेचर विच एज अ ह्यूमन यू शुड बी फॉलोइंग. सो एथिक्स में क्या होता है, नंबर 1 यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पार्टिसिपेंट्स. जो आपके पार्टिसिपेंट्स के राइट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स के जो वेलबींग है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो ऐसा ना हो कि अपने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप पार्टिसिपेंट्स की प्रिवेसी इन्वेड कर रहे हो, या उनके जो बेसिक राइट्स हैं एज अ ह्यूमन वो इन्वेड कर रहे हो, या उनकी जो वेलबींग है वो इन्वेड कर रहे हो. क्योंकि कई रिसर्चेस ऐसी होती है कि पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 2 दिन तक सोने नहीं देना ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ स्टडी कर पाएँ. बट वो 2 दिन तक सोने ना देना विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन देयर वेलबींग, और उनका राइट भी वायोलेट हो रहा है, द राइट टू स्लीप. ऑलराइट, सो यहाँ पे वो एथिक वायोलेट हो रहा है. सो एज अ रिसर्चर यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अपने पार्टिसिपेंट्स के राइट भी प्रोटेक्ट करने हैं, वेलबींग भी प्रोटेक्ट करनी है. अनदर इम्पॉर्टेंट एथिक इज ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी पार्टिसिपेंट को अपने रिसर्च या अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाना चाह रहे हो, so you should tell them and you should inform them that see this and this something like this is going to happen and are you willing to join in. ठीक है, सो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए. पार्टिसिपेंट्स को ज़बरदस्ती उठा के अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनाना, रादर उनसे कंसेंट लेना है कि क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ओके हो कि नहीं, डू यू अग्री टू पार्टिसिपेट और नॉट. सो दैट कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग, द पार्टिसिपेंट्स राइट टू विदड्रॉ. तो अगर सपोज पार्टिसिपेंट ने शुरू में बोल दिया दैट येस आई एम ओके विद बीइंग पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बट जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट प्रोग्रेस हुआ द पार्टिसिपेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल. ठीक है, और वो कहता है कि अब नहीं, मुझे अब पार्ट नहीं होना बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. सो एज अ रिसर्चर यू कैन नॉट फोर्स देम और यू कैन नॉट बाउंड देम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रिसर्च. एथिक्स कहते हैं कि पार्टिसिपेंट का किसी भी पॉइंट पे वो उनका राइट है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट से विड्रॉ कर जाएँ, बैकआउट कर जाएँ. देन यू शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द पार्टिसिपेंट्स. कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेंट्स को ही हार्म कर दे. ईदर द फिजिकल हार्म, ठीक है, फिजिकल हार्म से भी प्रोटेक्ट करना है और साइकोलॉजिकल हार्म से भी प्रोटेक्ट करना है. कोई उनको इमोशनल ट्रॉमा भी नहीं देना है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ना ही कोई फिजिकल ट्रॉमा देना है.
Then another ethic is of confidentiality. Now, as a part of your experiment, whatever results you have gathered about a particular trait of the participant, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल और एथिकल ड्यूटी बनती है कि आप उन रिजल्ट्स को दुनिया भर में जाके ढिंडोरा ना पीट के आओ. ठीक है, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल विद यू. ऑल द रिजल्ट्स शुड बी देयर विद यू एंड यू शुड नॉट लीक द इंफॉर्मेशन आउट. और अनदर चीज़ जो एथिक्स के अंडर ही आती है वो आती है कि जब भी आप अपने एक्सपेरिमेंट में डिसेप्शन यूज़ करो तो आप उस डिसेप्शन की जस्टिफिकेशन भी दो लेटर ऑन. नाउ व्हाट इज़ डिसेप्शन? डिसेप्शन होता है कि कई बारी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में आपके साथ क्या होने वाला है, बिकॉज इफ़ वी टेल देम तो उनके एक्सपेक्टेशंस हमारे रिजल्ट्स को ख़राब कर सकते हैं. सो दैट इज़ नोन एज डिसेप्शन कि मैं पार्टिसिपेंट्स को झूठ बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा, रादर होने बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाला है या कुछ और ही होने वाला है. सो आई एम टेलिंग अ लाई टू द पार्टिसिपेंट्स. सो इन दैट केस जब भी आप डिसेप्शन यूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग और एक वेरी वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई आपके रिजल्ट ख़राब हो जाते या आपका रिसर्च का मेथोडोलॉजी कुछ ऐसा था. इफ़ यू डू नॉट हैव अ जस्टिफिकेशन एंड जस्ट फॉर फन यू आर यूजिंग डिसेप्शन, देन इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द एथिक. एंड लास्टली एक और एथिक जो डिसेप्शन से ही रिलेटेड है वो है डीब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट्स. तो अगर आपने डिसेप्शन यूज़ किया है स्टार्टिंग में और पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया था कि आपके रिजल्ट का एक्चुअल मोटिव या एक्चुअल एम क्या है, देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रिसर्च यू नीड टू डीब्रीफ द पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे डीब्रीफ का मतलब ये होगा कि एंड में आपको पार्टिसिपेंट्स को सच्चाई बतानी होगी कि भाई देखो, इन द बिगिनिंग वी लाइड टू यू about the aim of the experiment because this could happen. So that is why now we are telling you the truth कि ये हमारा experiment का aim था और शुरू में हमने आपसे झूठ बोला था. So this is the process of debriefing. So these are some of the ethics that you should know about, and as a researcher, as a person in the field of psychology, you should also follow them. Now a very small portion of your chapter 1 and then we'll close with this particular video and chapter is your critical thinking. Critical thinking is your ability to make reasoned judgments. ठीक है, मेक श्योर यू आर राइटिंग इट अलॉन्ग विद मी, एंड इफ़ यू आर देन यू कैन ऑल्सो सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर नोट्स इफ़ यू वांट. ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जब आप जजमेंट्स मेक कर रहे हो, रीजन जजमेंट्स मेक कर रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू आर थिंकिंग इन अ क्रिटिकल मैनर, यू आर थिंकिंग इन अ रैशनल मैनर. आप कुछ इलॉजिकल नहीं सोच रहे हो, रादर आप लॉजिकली रीजन्स के साथ जजमेंट्स लगा के सोच रहे हो. दैट इज़ नोन एज योर क्रिटिकल थिंकिंग. All right, so with that we have completed your chapter number 1, that was the science of psychology. This is the symbol of psychology. ठीक है, जो आपके सिसरेली बुक का चैप्टर नंबर 1 है वो हमने कवर कर लिया है इन 3 पार्ट्स. तो चैप्टर 1 के मैंने 3 पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं सो दैट ईच वीडियो इज़ नॉट वेरी लॉन्ग और आपका अटेंशन स्पैन जो आजकल बहुत कम जा रहा है वो उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो. सो देयरफॉर मेक श्योर अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो डू वॉच दैट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप सीरीज़ के पार्ट बने हो तो अच्छे से ही पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छे से सारी चीज़ें वॉच करके सब कुछ करो. सो ऑल द 3 पार्ट्स हैव बीन डन. इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी ऑफ द पार्ट्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है. उस प्लेलिस्ट के लिंक को टैप करोगे तो यू विल सी ऑल द वीडियोज अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर. सो यू कैन वॉच, यू कैन स्टडी, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स. एंड वंस अगैन आई वुड लाइक टू आस्क फॉर दैट लिटिल हेल्प जो मैंने शुरू में मांगी थी कि किस टाइप का वीडियो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा इंटरैक्टिव लग रहा है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर ऑफ दोज काइंड्स ऑफ वीडियोज़. So till then, have a very good day and tomorrow we will be starting with your chapter number 2. Chapter 2 आपका बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वो जर्नी. You are going to learn a lot of things and a lot of information. So be ready with your pens and notebooks and keep revising what we have studied in chapter 1 also. Don't forget this. ठीक है? So have a good day and bye-bye.